नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे खास मेहमान हैं रांची कुटाम से इंदौर देवी अहिल्या की नगरी पधारे भक्ति वेदांत विद्या भवन गुरुकुल के हेड सम्मानित श्री डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी। प्रभु जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप में अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आपको एक बिरली शख्सियत बतौर देखा जा सकता है, जिस अंदाज में आप अपने जीवन को, अपने मानव जीवन को सार्थक करने में लगे हुए हैं। देवी अहिल्या की नगरी में आए हैं तो यहाँ आने के बाद आपका यश जो है चौगुना भी हो सकता है, क्योंकि देवी अहिल्या के बारे में कहा जाता है कि जो इस नगरी से एक बार अटैच हो जाता है वो देश दुनिया में, पूरे विश्व में अपना नाम जरूर रोशन करता है। और आपने इसी तरह का एक प्रकल्प अपने हाथ में ले रखा है शिक्षा को लेकर। लगातार शिक्षा को लेकर पूरे भारत भूमि में बहुत सारी चर्चाएं होती रही है, लेकिन किसी ने भी ज़मीनी स्तर पर काम करने की कोशिश नहीं की। देश की आप अकेली शख्सियत कहला सकते हैं यदि आप गुरुकुल के माध्यम से जितना आपका प्रकल्प है उतने गुरुकुल खोल पाए। हालांकि शुरुआत आपने खूब अच्छी की। ये शुरुआत कैसे हुई है इस विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन को। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन थे और किस तरह आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही इस बड़े प्रकल्प से जुड़े, इस अभियान से, इस मिशन से जुड़ पाए? जी, मैं झारखंड का जन्मा हूँ जी। और बोकारो ज़िले के अंदर एक मकोली करके जगह है, ओके, जहाँ पे मेरी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा हुई। जी। और शिशु मंदिर जो आरएसएस के द्वारा चलित है, जी, उसमें मैंने पढ़ाई की बचपन में। क्या बात है, बहुत सुंदर। और वहाँ से फिर पढ़ने के बाद फिर मैं वहाँ के एक सरकारी स्कूल से मैंने 10th किया। जी। और 10th करने के बाद फिर वहाँ से फिर 12th किया। बिहार बोर्ड था उसमें, बिहार ओके। झारखंड एक था। जी जी। वहाँ से 12th करने के बाद फिर एक साल मैंने वेटनरी में एक साल एडमिशन लिया। वहाँ से फिर मैं मेडिकल में मेरा हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर। फिर वहाँ से मेडिकल में हुआ तो ऑल इंडिया 718 रैंक था गुड, बहुत शानदार। 1997 में। गुड, बहुत शानदार। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में एंट्री किया, मैं कॉलेज में फर्स्ट था अपने बीजे मेडिकल कॉलेज पूना में चूज करने वाला, ऑल इंडिया की तरफ से पहला रैंकर था, फर्स्ट रैंकर था। क्या बात है, बहुत सुंदर। और उसके बाद वहाँ जब पढ़ाई की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे से जी। पढ़ाई करके 2002 में मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, इंटर्नशिप ख़त्म हुई। फिर 2003 में जी। फिर मैंने एक साल जॉब किया। जी। जॉब करके एक साल बनारस के हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन हॉस्पिटल में जी। जॉब किया एक साल, 2003 से 4 में। और 4 में मैंने अपने आप को पूर्णतः भगवान के इस प्रचार के आंदोलन में, ओके, जनता को बचाने के आंदोलन में मैं इसमें कूदा सबके साथ, जी। हमारे बाकी सहयोगियों के साथ। और हमने एक युवकों के प्रचार में खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में काफ़ी काम किया। ओके। IITs में, IIMs में और मेडिकल कॉलेजेस में, NITs में बहुत काम किया इसके ऊपर। जी। खास करके डी एडिक्शन, शराब ओके। छुड़ाना, क्या बात है। और एंटी HIV कैंपेनिंग, जी। इन पे काफ़ी काम किया हुआ है। जी। और इसके बाद मैंने एक क्लब खोला था, GYST, ओके। गीता यूथ सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जी। इस क्लब के अंदर में हमने पुणे शहर में 5000 लड़कियों को जोड़ा जी। और एक प्लेज लिवाया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करेंगे, क्या बात है, बहुत सुंदर। एड्स से बचेंगे जी। और फेथफुल मोनोगैमस रिलेशनशिप रखेंगे और दारू से बचेंगे। क्या बात। 2 चीज़ों के ऊपर हम प्लेज लिवाते थे और हम भगवान को साक्षी रख के प्लेज लिवाते थे सबसे, और हम बहुत हद तक सफल हुए। जी। फिर हमने देखा कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जी। इस काम को अगर हम और ज़मीनी स्तर पे लेके जाएं, जी। तो ज़मीनी स्तर पे कैसे लेके जाएंगे कि जब लोग आ रहे हैं ऑलरेडी, अगर वो प्रोएक्टिव और एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है होने के बाद रिएक्टिव। बिल्कुल। तो हम जो काम कर रहे थे वो रिएक्टिव था कि एक ने शराब पी ली है, हमने छुड़वाया, या शराब पीने के एज में आ चुका है और हम छुड़वा रहे हैं, पहले से उसको डरा रहे हैं। जी। फिर भी मैं भी उसको भी रिएक्टिव मानूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो वासना है वो ऑलरेडी घुस चुकी है। ओके। जिस वासना के तहत उसको ये होना है। जी। तब मैं सोचा कि क्यों नहीं हम बचपन से ये काम करें, एक नीचे के लेवल पे जाएं, उम्र कम करके, जहाँ पे वासना अभी घुसी नहीं है, जी। प्रवेश नहीं करी है, जी। उस एज पे अगर हम ये काम करें तो ये प्रोएक्टिव काम होगा। क्या बात, बहुत सुंदर। तो 2018 में, मतलब 22 साल पुणे में रहने के बाद, पुणे इस्कॉन में हमने सेवाएं की। हमने वहाँ से अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेके हम यहाँ पे रांची आए
और रांची आके यहाँ पे जो रांची के जो मुंडा लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जी उन लोगों के सामने हमने चादर फैला के भीख मांगा क्या बात कि भाई आप लोग अगर ज़मीन देंगे जी तो आपके बच्चों के लिए हम फ्री में गुरुकुल का व्यवस्था करेंगे, जहाँ पे सीबीएसई का पैटर्न होगा ओके और सीबीएसई पैटर्न के अलावे उसको अन्य चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि तर्कशास्त्र सिखाएंगे जिसको न्याय कहते हैं, इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं। ओके उसको हम सांख्य सिखाएंगे, एनालाइज करना सिखाएंगे, चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं। उसको हम मीमांसा सिखाएंगे कि ये अगर भगवान नहीं भी है तो दुनिया कैसे चलती है, उसको सोचने का। वेदांत सिखाएंगे कि भाई क्या बात। अल्टीमेटली मोक्ष कैसे मिलता है। बिल्कुल उसके बाद इन चीज़ों के अलावा 21 भाषाओं को सिखाएंगे। 21 भाषाओं की इसलिए लोग पूछते हैं इतनी भाषा क्यों सिखाते हैं। देखिए, जो शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, जो 22 भाषाएं जानते थे। क्या बात तो जितनी भाषा आप जानेंगे उतनी आपकी ताकत है। कहीं भी जाके अगर आप उनकी भाषा में बात करोगे तो इमीडिएटली आप राजा बन जाओगे। बिल्कुल सही कहा तो अगर हमको समाज सुधारना है तो नए राजाओं को लाना पड़ेगा। जी राजतंत्र में डिसीजंस ऐसे क्विक होते हैं, जी और लोकतंत्र में अच्छा समय भी आ जाए, अच्छे प्रधानमंत्री भी आ जाएं, बिल्कुल तो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए अच्छे साल भी लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल कटाक्ष करते हैं आपकी वाणी में, बड़े सादगी के साथ में यूँ कहे कि बहुत सादगी के साथ एक बड़ी बात बोल जाती है। लेकिन आपके जीवन में इतना बदलाव आखिर कौन सा इंसिडेंट था कि आपने पहले एमबीबीएस की पढ़ाई की, हाँ। एक डॉक्टर पूर्ण रूप से बन गया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते प्रैक्टिस हैं। भी की, बावजूद इसके आप एक ऐसे क्षेत्र में आ गए कि मुझे लगता है बहुत कम लोग होते, मुझे लगता है जो सेवा का प्रकल्प अपने हाथ में लेते पूरा एजुकेशन के बाद में। सबका फोकस भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने पर ज़्यादा होता है, हाँ। और आपने कहीं ना कहीं ये भगवा चोला धारण करके उन बच्चों को, निर्धन परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रकल्प अपने हाथों में ले लिया। जो मैं जिस मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ के आया हूँ, जी बीजे मेडिकल कॉलेज का ऐसा गौरवमय महिमा है, गौरवमय इतिहास है उस कॉलेज का, जी कि भारत के यशस्वी सर्जन्स और देश के नहीं दुनिया के बड़े बड़े यशस्वी सर्जन्स को पैदा किया है। क्या बात, जो नीतू मांडके थे, जो दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, क्या बात, वो बीजे से पढ़ के निकले हुए थे, शानदार, है ना। उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे उन्होंने ही हमें भी पढ़ाया था, क्या बात, बहुत है ना। सुंदर। और उनकी अपेक्षा तो सबकी यही रही कि यहाँ से निकले हर डॉक्टर वैसे ही सर्जन अच्छे पूरे दुनिया में सेवा करें। जी। हम भी वही करने निकले थे, जी लेकिन फिर हमने देखा कि सर्जरी भी जो हम कर रहे हैं वो एक रिएक्टिव मेजर है। बिल्कुल अगर किसी का लीवर ख़राब हुआ है और लीवर को हम ट्रीट कर रहे हैं, जी गॉल ब्लैडर को हम निकाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं वो कारण को देखें कि शराब पीना ही क्यों बिल्कुल चालू सही किया कहा, उसने। अगर वहाँ हमने बंद किया तो सर्जरी की नौबत तक नहीं आएगा। सर्जरी करके हम ठीक कर देंगे, लेकिन सर्जरी का पेन और खर्चा तो उसी को उठाना है। बिल्कुल सही कहा। फ्री में तो कोई करता नहीं। जी फ्री में भी अगर मैं करूँ तो फिर मुझे डोनेशन खोजना पड़ेगा। बिल्कुल तो मैंने कहा कि सबसे कम खर्चे वाला काम है कि उसको शराब पीना ही छुड़ा दो शुरुआत जी, में आके। जी। तो ये जो एक इम्पिटस था, जब मैं बनारस में हेरिटेज हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर की तरह एक वहाँ पे सेवाएं दे रहा था, जी तो वहाँ पे मैं देखता था कि जो पेशेंट्स आते थे, 12 बेड का हमारा एक आईसीयू था, जी उस 12 बेड में मैंने देखा कि 8 बेड पे तरुण होते थे, बिल्कुल। यंगस्टर्स होते थे, 4 बेड पे बूढ़े होते थे। जी मतलब मरने वालों में जो तैयारी है जिनके मरनों की, उसमें से 4 बूढ़े और 8 जवान हैं। मैं बोला इसका मतलब है कि जवान क्यों है। मैंने कारण देखा, जी। एक लड़का था दिवाली की रात को दारू पी के डिवाइडर पे बाइक चला रहा था, बिल्कुल। बाइक उसके हाथ से छूट के निकल गई और वो डिवाइडर पे ऐसे गिर गया और ऐसे घिस गया वो यहाँ पे। तो उसके जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे सब चिथड़े हो गए थे। जी 150 से ज़्यादा सर्जरी करके उसको जोड़े गए। जी लेकिन डॉक्टर क्या भगवान तो है नहीं कि उसको ओरिजिनल भगवान के साथ जोड़ देगा। बिल्कुल सही कहा। तो वो जुड़ने के बाद उसमें तो खटर पटर होता रहेगा, थोड़ी आवाज़ें आती रहेंगी, जी जी है ना। जी, जी, वो काम तो नहीं कर पाएगा, तो वो इफेक्टिविटी है नहीं उसकी। बिल्कुल एक दूसरी लड़की थी, उसको हाई बिलिरुबिन था, उसको 35 था जॉन्डिस, बिलिरुबिन 35 था उसका। तो उसको भी मैं देखता था कि बस मेरे हाथ से पेशेंट्स ऐसे निकल रहे हैं। बिल्कुल हालांकि मेरे ड्यूटी में, जहाँ बाकियों की ड्यूटी में 10 से 15 डेथ हुआ करते थे, मेरे ड्यूटी में बस 3 ही डेथ हुआ करते थे, 3 से 5 हुआ करते थे। जी जी फिर भी मुझे वो 5 का भी दुख होता था कि बिल्कुल। 5 भी क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल तब मैं सोचा कि इसका मतलब है कि एक लड़का आया जिसका हेमोग्लोबिन 5 था, जी तो डॉक्टर ने मुझे डांटा कि ऐसे एडमिशन ही क्यों लिया, तो मर ही जाएगा, इससे अच्छा है कि सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते, वहाँ चला जाता, मरना ही था तो वहाँ मरता। 1 महीने मैंने मेहनत करके उसको बचाया और ठीक होकर जब वापस आया कुछ दिन के बाद मिठाई का डब्बा लेके, जी। वो बीएचयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का टॉपर था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब देश का भविष्य था वो, हाँ। और आपने उसको संवार दिया, उसको नई जिंदगी दी। मैं कौन हूँ, सब ऊपर वाले हैं। लेकिन मैं कहने का मतलब प्रयास तो हमने करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने सोचा कि अगर हम न्यूट्रिशन पे काम करें, जी केवल शराब छुड़ाने पे नहीं, अगर हम न्यूट्रिशन पे काम करें, अच्छा खाना खिलाने पे काम करें, जी। तो बचपन से ही ये न्यूट्रिशन का मामला ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसके लिए हमें चाहिए ज़मीन, इसके लिए हमको चाहिए पेड़ पौधे जहाँ पे उसको हम उगाएं ऑर्गेनिक रूप से, उनको वहीं पे पीसें, वहीं पे खिलाएं। जी तो ये बचपन से अगर हम सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ पे काम करें
और उसको खिलाएं और उनको यही सिखाएं, तो आगे जाके जब 20-22 साल तक उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद वो दुनिया का संघर्ष लड़ लेगा। क्या बात तो इस हिसाब से हमने सोचा कि ये गुरुकुलों की स्थापना करने की ज़रूरत है जी जहाँ पे एक फाउंडेशनल लेवल पे काम हो, जी। तो इसलिए हमने वहाँ से इसको किया। क्या बात है, वाकई आपका जो हृदय है काफ़ी संवेदनाओं से भरा, कूट कूट के भरा, संवेदनशील नज़र आता है। और बातें जब आप करते हैं तो हमें भी अंदर से भीतर से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आती है कि हम जिन लोगों के वाकई दर्शन करते हैं। अगर आपको यही चीज़ देखनी है ना, जी आप मैं कैसे बताया, मैं जब मेडिकल कॉलेज गया एक दिन पास आउट होने के बाद, जी तो वहाँ देखा एक नया डिपार्टमेंट खुला हुआ है, जी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और वहाँ पे यंग 15, 16, 17 साल के लड़के लड़कियाँ एकदम लाइन में खड़े थे, सुंदर सुंदर दिखने वाले, जी। और सबके मुंह पे रुमाल रखा था, जी सबने अपने अपने मुंह पे रुमाल रखा था। जी तो मैंने अपने जूनियर को पूछा, जो उस समय मतलब फाइनल ईयर में था, मेरे समय में जूनियर था, जी मैं बोला ये क्या है, ये नया डिपार्टमेंट क्या है? जी तो बोला सर आप नहीं जानते हैं? नहीं। बोले ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, मतलब HIV की मेडिसिन देने के लिए यहाँ पे फ्री काउंटर है, ओके। और और सारे ये patients सारे हैं? के सारे HIV के पेशेंट्स बाप रे हैं। बाप। बोले 15, 16, 17 ये साल के। जी मैं ऐसा मेरे को लगा कि मेरी शक्ति खत्म हो गई शरीर में। बिल्कुल। मैं लगा मैं बैठ जाऊँगा, मैं रो दूँगा, क्योंकि रोने मेरे इसमें फितरत में था नहीं। जी। मैंने बचपन में जब मैं टीचर से मार खाता था ना, तो मैंने एक बार कसम खा लिया था कि मैं कभी रोऊंगा ही नहीं, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं होमवर्क कभी नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था बेकार का काम है। जब वो 15 दिन पढ़ के मैं फर्स्ट आ जाता हूँ क्लास में, ओके। और हमेशा फर्स्ट आता था, जी तो साल भर में होमवर्क करना मुझे बड़ा बेकार सा काम लगता था। मतलब उससे अच्छा मैं 2 छड़ी मार खा लूँगा। क्या बात है। तो जब मैंने रोना बंद किया, लेकिन उस दिन कई सालों के बाद बचपन का मतलब क्लास 3 का जो रोना बंद किया था, जी। वो जाके MBBS होने के बाद उस भीड़ को देख के मैं बैठ गया, रोना आया मेरे कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं हम वो बेसिक शिक्षा देने में, नैतिक शिक्षा देने में हमारी सरकार कहे, हमारे नहीं, टीचर्स नहीं, कहे, नहीं। वो पीछे? सरकार देखिए कैसा है, सरकार एक सिस्टम है, जी उस सिस्टम में उतनी ही ताकत देती है। जैसे कि आपने लूना चलाना चालू किया, बिल्कुल बिल्कुल और लूना से आप सोचो कि इंदौर से मुंबई में 1 घंटे में पहुंच पाओगे? ना। दिक्कत क्या है? आप सोचो कि लूने में, अरे दिक्कत है कि आपकी सोच में, कि आपने लूना को उतना जो सोचा है ना, आपकी सोच में, लूने में कोई दिक्कत नहीं। जी जी तो उस तंत्र से आप जो अपेक्षा कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। गलती, बिल्कुल सही कहा आपने। ये काम ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से, जी। जो कर्म से, जी जो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं वो ब्राह्मण है। जी ऐसे लोगों को आके एजुकेशन सिस्टम को संभालना, और सरकार से ये अपेक्षा मत करिए, आप सरकार को दीजिए, आप सरकार से अपेक्षा मत करिए। जी सरकार से ये मत कि सरकार ये देगी, सरकार वो देगी। सरकार कौन होती है? आपके पास ज़मीन है, आप उठाइए, कमाइए, आप खिलाइए, आप पढ़ाइए, आप उसको। आप भी एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं? हम एक सिलेबस जो तैयार कर रहे हैं, उसमें के साथ CBSE मिलकर। का पैटर्न को लेके जी उस आधार उस स्टैंडर्ड को, मानक को मानते, NCERT को मानक मानते हुए, ओके। उसके जो हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हैं जो वहाँ पे घुसेड़े गए हैं मैक्स मूलर वाले, जी। वो सब हटाते हुए, और जो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त 1 और 2 को जो उन्होंने ज्वाइन करके 1 कर दिया जी। है। सिकंदर जो था कभी चंद्रगुप्त मौर्य को मिला ही नहीं था, लेकिन इतिहास में पढ़ाया जाता है। क्या मैं पूछता हूँ, क्या प्रूफ है NCERT वाले के पास कैसा हुआ था? बिल्कुल। सरकार इसका प्रूफ दे दे, एक प्रूफ दे दे। ये जितने बड़े बड़े दिग्गज इतिहास के जो बैठे हैं दिल्ली में, मेरा सबको चैलेंज है, ये प्रूफ करके दिखा दें कि सिकंदर मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। इतिहास की किताबों से लेके आप भूगोल के, आप बायोलॉजी के, किधर भी आप बुक्स में जाओगे, जी। आपको वहाँ पे बहुत सारे मैनिपुलेशंस मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे मैनिपुलेशंस मिलेंगे? आपने इतिहास में बताया मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जी कि चंद्रगुप्त 1 और 2 को जोड़ दिया उन्होंने, 13 साल की हिस्ट्री गायब कर दी। बिल्कुल। अब किसी को पड़ी नहीं है, और इनकी अंधश्रद्धा को निर्मूल कर देना चाहिए। आपका जो सिलेबस है उसमें क्या खास है? उसमें क्या खास ये है कि हर चीज़ के ऊपर बेसिस है, और एक नहीं 11 बेसिस के ऊपर से हम कोई चीज़ उठाते हैं। जी जब तक वो 11 जगह वो चीज़ प्रूफ नहीं होती, उस चीज़ को हम निकालते नहीं। अलग अलग उससे 11 प्रूफ होने चाहिए। अच्छा, सरकार के किताबों के जैसे नहीं, जिसको बिना कोई प्रूफ का ही उन्होंने डाल दिया है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना? वो कौन सी गवर्नमेंट थी पहले, जो प्रो क्रिश्चियन थी या प्रो जो भी थी, डैश थी, जी उन लोगों ने उसको बनाया है जो कि निराधार है, गलत है। बायोलॉजी में मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बायोलॉजी के बुक्स में जी 1912 में उन्होंने एक पिल डाउन मैन करके एक उन्होंने बुक्स में डाला था। 1912 की बात बोल रहा हूँ मैं, जी आज 2022 है, जी। याद रखिएगा, 110 साल पुरानी बात हो रही। जी पिल डाउन मैन की बात हुई थी कि आदमी और बंदर के बीच में पिल डाउन मैन है। 1952 में पता चला, मतलब 40 साल पढ़ाने के बाद जी 1952 में पता चला कि ये आदमी का खोपड़ी और बंदर का जबड़ा सेट किया हुआ था उसमें, ओके। और ये बोल दिया था कि आदमी और इसके बीच का एक लिंक है। लिंक विंक था नहीं, ऐसे 2 चीज़ें जोड़ी थी। एक बिजनेसमैन ने उसको बेच दिया था उनको पैसे कमाने के लिए। जी तो बनिए होते हैं हर जगह तेज होते हैं, जी वो सरकार को भी बेच सकते हैं। सरकार को ऐसे बनियों से बचना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। वाकई आप बहुत मुखर है। आखिर इसके पीछे कौन सी आग आपके दिल दिमाग में जलती रहती है कि आप से बोलो तो आप बिल्कुल
अपनी बात रखने मानवता के साथ धोखा हुआ है, क्या बात। यही है। क्या धोखा है? एजुकेशन में मिलावट है। कैसी मिलावट है मैं आपको बताता हूँ। जी कहते हैं कि आदमी बंदर से आया, जी है ना। अब बंदर से आदमी आया तो बंदर बंदर कैसे रह गया? आपको एक सादी सी बात है, अगर आटे से रोटी बन गई जी तो आटा कैसे बचा फिर? सही है, जब रोटी बन गई तो सारे बंदर इंसान हो हाँ, जाते। सारे बंदर इंसान बनने चाहिए थे। बिल्कुल। फिर कहते हैं जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ये पढ़ाते हैं बायोलॉजी की बुक्स में। मैं एक स्कूल में पूछ रहा था तो बोला, ज्योग्राफी वाले से पूछा कि बताओ सबसे बड़ी घास कहाँ उगती है? जी दुनिया की सबसे बड़ी घास जानते हैं कहाँ है? स्टेपीज और सवाना है। और सवाना जो है 1.5 मीटर ऊंची घास होती है। उस घास के एरिया में एक जिराफ उगा था, एक जिराफ पला बड़ा था। अब ये ज्योग्राफी और बायोलॉजी को आप जोड़ दो ना, आप अलग अलग क्यों पढ़ते हो? आप जरा जोड़ के पढ़ो। तो जब 1.5 मीटर ऊंची घास थी तो ऊपर के पत्ते खाने के लिए कंपटीशन क्यों हो रहा था? तो गर्दन लंबी क्यों हो रही थी? और उसी की क्यों हुई फिर छोटे छोटे बाकी बात जानवरों की गर्दन क्यों नहीं लंबी हो गई? बिल्कुल। हिरन की गर्दन क्यों नहीं लंबी हो गई? खाली जिराफ की क्यों हो गई? सवाल लॉजिक लगाइए, अंधविश्वास नहीं करिए किसी के ऊपर। बिल्कुल सही कहा, है ना। बिल्कुल सही कहा, माया बड़ी ठगनी रे भैया। बिल्कुल सही कहा। तो उसको जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई बोल रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि जिराफ जो ऊपर खा पाया वो लंबी हो गई, जो नहीं खा पाया गिर के मर गया। तो घास पे गिर के मर गया वो, मुंह में घास लगा हुआ था मर गया। तो इसका कारण एक ही है कि जिराफ को ईगो प्रॉब्लम था। यही मुझे लगता है, डार्विन के जिराफों को ईगो प्रॉब्लम थी। ये सब बातों का खुलासा बेधड़क करने वाले हैं जी। सच को सामने लाने वाले हैं और हम सच पढ़ाएंगे। क्या बात है। आपके गुरुकुल्स में गेम्स को लेकर भी काफ़ी माहौल हाँ, देखा गेम्स जाता को है। लेकर ऐसा है कि गेम्स 3 तरह के होने चाहिए। ओके पहला, जब सुबह लड़का बच्चा उठे कोई भी, जी। तो पहले उसको स्लो योगा करवाइए, ओके जिससे उसका सारे स्ट्रेच हो जाए बॉडी, बिल्कुल। और स्ट्रेच होके उसके जो मेरुदंड हैं वो खुल जाएं, उसके सारे जॉइंट्स अंदर के खुल जाएं, जो चैनल से खुल जाएं, जी और उसके अंदर के जो नाड़ियाँ हैं, जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जी वो सूक्ष्म नाड़ियाँ खुल जाएं, जिससे कि अंदर उसके अंदर एक 6th सेंस का डेवलपमेंट हो। ओके, क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक है ना। इसके लिए आपको योगा कराना जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद योगा के बाद उसको एक मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग होना जरूरी है, क्या बात है। कि अगर सामने वाले को मारना है तो मर्म पॉइंट्स कहाँ हैं उसके, ओके। और उसके बाद हमारे स्ट्रेंथ में कितनी ताकत होनी चाहिए। जी हमारे जो बच्चे हैं 15 दिन प्रैक्टिस करके झारखंड राज्य के वुशु चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज लाया, क्या बात है, केवल बहुत 15 सुंदर। दिन के प्रैक्टिस में। शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं आपने उनके 2 अंदर बच्चों ने आत्मविश्वास लाया। जो है हाँ। कूट कूट के हाँ। भरा, और उसी का हमने बोल आंसर रखा है ये कि अगर तुम्हारे एक मुक्के के बाद सामने वाला खड़ा रह जाता है जी। तो तुम मर्द नहीं हो। क्या बात, क्या बात। गजब का आपने एक शौर्य का जज्बा जो है अपने बच्चों के भीतर, गुरुकुल के बच्चों के भीतर भरा। जैसे दिनचर्या की बात करना चाहे तो किस तरह की दिनचर्या होती है? तो जब हमारा कितने ये गुरुकुल से अभी तक स्टार्ट है, कहाँ कहाँ? हमारा जो गुरुकुल है उसमें सुबह हमारे बच्चे 5 बजे उठ के आरती करते हैं। जी 5:30 बजे तक आरती खत्म होने के बाद उनका योगा चालू होता है। ओके योगा का सेशन जब हो जाता है तो योगा, और इस योगा के बाद थोड़ा उनका सेवाएं रहती है, झाड़ू वगैरह। जी। फिर 7 से 8 उनका जो है मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग होता है। जी 8 बजे वो ट्रेनिंग होने के बाद 8:30 को उनका ब्रेकफास्ट होता है, जी और उसको 9 बजे के बाद 9:30 को उनके क्लासेस चालू हो जाते हैं। जी 9:30 से लेकर 1 बजे तक क्लासेस चलते हैं। 1 बजे के बाद अगर समर है तो स्विमिंग जाते हैं बच्चे। ओके ठीक है। और बहुत ठंड नहीं है तभी भी जाते हैं, बारिश है तो नहीं जाते। ओके ठीक है, इतना करते हैं। उसके बाद उनके वो स्विमिंग से आने के बाद उनके पास फ्री टाइम होता जी। है शाम के 6 बजे तक, जी जिसमें वो खेल सकते हैं, कुछ पढ़ाई करना है तो कर सकते हैं, और आउटडोर गेम्स जितने हैं सारे कर सकते हैं। सारे आउटडोर गेम खेलते हैं, इंडोर गेम सारे खेलते हैं। ओके सारे तरह के, चेस से लेके बैडमिंटन से लेके कबड्डी से लेके खो खो से लेके बैट बॉल, सब बिल्कुल। बेसबॉल, देशी गेम भी खेलते हैं, सब साथ ही आज के ओपन। जो, और पाश्चात्य गेम है, हमें वो ना भी देसी से परहेज ना विदेशी से परहेज। खेलते हैं। क्या बात है। हमें बस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करके जो स्टेमिना, जो हमको कॉन्फिडेंस देगी, हमको वो चाहिए। अभी टोटल कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हमारे पास 150 हैं। जी अभी हमारे पास कुल 12 गुरुकुल हमारे चल रहे हैं इंडिया में। जी तो कहीं पे 40 बच्चे हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 12 बच्चे हैं। जी टीचर्स हमारे पास 3 हैं, 4 हैं, मतलब 3-4 बच्चों पे हमारे पास 1 टीचर है। ये रेशियो हमारे पास क्या टीचर्स का। समाज की ओर से जो रिस्पांस मिलना चाहिए, जो हमारी भारतीय पुरानी परंपरा बहुत है अच्छा गुरुकुल रिस्पांस की, है। किस तरह का रिस्पांस है, किस तरह की मदद मिलती है? क्योंकि आप लोग तो निःशुल्क गुरुकुल चला रहे, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2, 5, 10 साल में जो ये जो सेगमेंट है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे शिक्षा माफिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है कई बार, वो आपके लिए, आप उनके लिए चुनौती बन जाएंगे। देखिए कैसा है, आटे के लोइया होता है ना, जी अगर आप उसको एक साइड से दबाएंगे जी तो कहीं ना कहीं से उठेगा वो। बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता आपने दबाए सब साइड से और निकला कहीं से नहीं। जी तो अगर आपने समाज में कुछ दिया है जी तो कहीं ना कहीं से आपको आना है।
वो ऐसे नहीं कि आप करते जा रहे हैं और वो आ रहा है, ये बात कोई भी मानता नहीं बिल्कुल सही कहा। कि आपने कहीं से दबाया तो आना भी कहीं कहीं से ना है। कहीं से निकलेगा, ये दुनिया तो कंप्लीट है, क्रिया की प्रतिक्रिया होना तय है। कहीं दुनिया कंप्लीट है, अब कहीं से फोर्स मारोगे तो कहीं ना कहीं से रिटर्न गोल आएगा। क्या है वैसे आपके जीवन का? तो इस तरह से जब गोल ये है कि समाज में एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से पूरे एक नया समाज भी नहीं मैं कहूँगा, ओके, एक चरित्रवान समाज बने। क्या बात है, बहुत सुंदर। बस नया समाज भी नहीं, जिसमें स्त्रियों की इज्जत हो। क्या बात अगर रात को 12 बजे लड़की जाए तो उसको ये नहीं हो कि मेरे को कोई देखेगा भी, जी, कोई नहीं देखेगा उसको। जब हमारे गुरुकुल के बच्चे रहेंगे ना, वो रात के 12 बजे चलती लड़की को भी नहीं देखेंगे। आत्मवत सर्वभूतेषु मात्रवत परदारेषु। देखो एजुकेशन कंप्लीट हुआ, उसको 3 तरह से टेस्ट करते हैं। जी, पहला टेस्ट उसका है कि दूसरे के पैसे को पत्थर के समान, बिल्कुल, दूसरे की स्त्री को माँ के समान, क्या बात है, छत्रपति शिवाजी। और सबको अपने भाई बहन के समान। ये जब समझ लोगे आपके एजुकेशन का डिग्री आपको दे दी जाएगी। क्या बात है। वाकई आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और आपने जिस तरह से अपना लक्ष्य केंद्रित किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे 1 दर्जन भर भी भारत भूमि में संत हो जाए, लोग हो जाए, जो समाज के बारे में, हमारे भारत के भविष्य के बारे में सोचना स्टार्ट करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, एक बार फिर हमारे देश का जो युवा है, देश की जो जनता है, पूरी अपने आप को महसूस करने लगी। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक आध्यात्मिक चर्चा में इतने सारे पॉइंट्स लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।